हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रिंसिपल को मेंशन कर लिया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट हम मेथड्स ऑफ फिंगरप्रिंटिंग को मेंशन करते हैं। इससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं एक बारी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या क्या स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखा कि सबसे पहले हम डीएनए को जो सेल्स हैं या जो हमारे टिश्यूज हैं उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर डीएनए को हम कट करते हैं बाय यूजिंग सर्टेन एंजाइम्स, जिन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम कह रहे हैं। फिर जब हमारे डीएनए कट हो जाते हैं तो उन सेगमेंट्स को या उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मासेस। उनके मास के बेसिस पे सेपरेट करते हैं जेल में, जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के थ्रू। फिर हम उस जो आपके सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स हैं जो कि जेल में सेपरेट हो गए हैं, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को अब हम जेल से ट्रांसफर करते हैं पेपर में। तो पेपर या फिर हम मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करते हैं। तो अब जब पेपर में डीएनए आ जाएगा उसके बाद हम उसे ऐड करते हैं उस पेपर में रेडियो एक्टिव प्रोब्स को। तो अब जो डीएनए है जो पेपर में था वो रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ अटैच हो जाएगा। और जैसे ही रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ डीएनए हमारा अटैच होगा तो अब डीएनए डीएनए हाइब्रिड्स बन जाएंगे, क्योंकि प्रोब भी एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है। और जैसे ये प्रोब्स आपके अटैच होंगे मेन स्ट्रीम डीएनए के साथ तो ये हाइब्रिड जो है उस वो हमें इजीली विजुअलाइज हो जाएंगे एक्सरे फिल्म के ऊपर। ओके, तो ये हमारे स्टेप्स थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। मेथड्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो बेसिकली फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो टेस्ट यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। पहला है हमारा जो डीएनए टेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। पहला टेस्ट है आरएफएलपी, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। और दूसरा है पीसीआर, जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम एम्पलीफाई करते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स को, जो हमें रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म से मिलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, उनको हम एम्पलीफाई करते हैं पीसीआर के थ्रू। तो ये हमारे दो मेथड्स हैं बेसिकली जो हम फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। पीसीआर की बात करें, इन दोनों के डिफरेंस देखें, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक मेथड है जिसमें हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई मतलब जिसमें हम डीएनए सेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। ओके, और ये एक एफिशिएंट मेथड है जिसमें कि हम कम समय में ही बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं अपने चॉइस ऑफ डीएनए सीक्वेंस की। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डीएनए को पहले आइसोलेट कर रहे हैं, फिर उसके फ्रेगमेंट्स को हम अलग अलग कर रहे हैं, और फिर हम उसके फ्रेगमेंट्स जो हमें रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से मिले थे फ्रेगमेंट्स, उन फ्रेगमेंट्स को हम अलग अलग करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस मास के बेसिस पे कौन सा फ्रेगमेंट कितना बड़ा और कितना छोटा है। ओके, और इसमें हम दो अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से कंपैरिजन मेथड है जिसमें हम कंपेयर करेंगे दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं डीएनए के। तो अगर सस्पेक्ट का और जो आपका सैंपल आपको क्राइम साइट पे मिला है वो दोनों सैंपल एक ही हैं। ओके, सस्पेक्ट से भी वही सैंपल मिला ब्लड का, उसका डीएनए भी वैसा ही निकला, और आपका जो क्राइम सीन पे जो सैंपल मिला था वो भी वैसा ही मिला। तो इट मीन्स ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका जो सस्पेक्ट है वो ही क्रिमिनल है। ओके, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब हम अपना एक रेडियोग्राम चेक करेंगे तो रेडियोग्राम में ठीक उसी जगह पे आपके प्रोब्स अटैच हुए होंगे आरएफएलपी में, जहाँ पे कि पर्टिकुलर सस्पेक्ट का और जो आपका क्राइम सीन से जो आपको सैंपल मिला है उसका, दोनों के जो रेडियोग्राम है वो एक जैसे दिखाई देंगे, और वैसे ही जेल में भी एक जैसा डीएनए दोनों का कास्ट होगा। ओके, नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं क्या है। अच्छा, हम दोनों टेक्निक्स को पीसीआर और आरएफएलपी को एक साथ यूज कर सकते हैं। पहले हम पीसीआर कर लिया तो फिर हम बाद में आरएफएलपी कर सकते हैं, या फिर हम पहले आरएफएलपी करके बाद में पीसीआर कर सकते हैं। मोस्टली हम पहले आरएफएलपी को फॉलो करते हैं एंड देन वी गो थ्रू पीसीआर, ओके, फॉर फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे हम देखें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म ठीक वही टेक्निक है जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रिंसिपल में समझ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, फिर हमने डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट किया, फिर हमने उस डाइजेस्टेड डीएनए के जो सेगमेंट्स मिले थे उससे हमने सेपरेट कर दिया एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ डीएनए। और फिर ये जो सेपरेटेड डीएनए है इसको हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में कास्ट कर लिया, और फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में हमने जो भी हमारा लेबल्ड प्रोब है उसके साथ हमने अपने डीएनए को हाइब्रिडाइज कर लिया। और यहाँ पे स्पेसिफिक वीएनटीआर सीक्वेंसेस के बेसिस पे ही जो हमारा लेबल्ड प्रोब है वो स्पेसिफिक वीएनटीआर सीक्वेंस से ही जाके अटैच होगा, क्योंकि दोनों के दोनों वीएनटीआर और जो लेबल्ड प्रोब है वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जो है शो करेंगे। तो इनमें जो है हाइब्रिड की फॉर्मेशन होगी। ध्यान में रखेंगे दोनों सीक्वेंसेस जो डीएनए के हैं, चाहे प्रोब हो और या जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है, वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट तो करेंगे लेकिन यहाँ पे फॉर्म करेंगे हाइब्रिड्स को। नेक्स्ट है डीएनए सीक्वेंसेस को जब हम आरएफएलपी के थ्रू करते हैं तो टेक्निक कुछ इसी तरीके से फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले हमने टिश्यू सैंपल से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट किया, फिर इलेक्ट्रोफोर्सेस की मदद से हमारे डीएनए को सेपरेट किया। डीएनए सेपरेट हुआ तो हमने मेम्ब्रेन के ऊपर अब अपना डीएनए कास्ट कर लिया। डीएनए मेम्ब्रेन पे आते ही हमने हाइब्रिडाइज किया डीएनए को विद रेडियो लेबल्ड प्रोब, और जैसे ही हमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो हमने एक्सरे के थ्रू अपने जो भी मेम्ब्रेन थी उसे चेक कर लिया। तो ये जो सेगमेंटेड वर्जन्स दिखाई दे रहे हैं ये इल्यूजन्स, ये जो फ्लोरेसेंट मटेरियल होगा जो डीएनए प्रोब्स के थ्रू चमकेगा, ये मटेरियल सिर्फ आपका तभी दिखाई देगा जबकि सस्पेक्ट और जो क्राइम सीन पे जो सैंपल मिला है उनके सैंपल्स एक जैसे होंगे। तो ठीक ऐसी ही कॉपी, जैसी ये कॉपी दिखाई दे रही है ठीक ऐसी ही कॉपी पर्टिकुलर दूसरी भी नजर आएगी। तो दो अलग अलग सैंपल हैं तो दोनों सैंपल का इस तरीके का रेडियोग्राम अलग अलग आएगा। और अगर एक ही इंडिविजुअल का सैंपल है जो टिश्यू लिया है हमने, तो सेम टू सेम रेडियोग्राम नजर आएगा दोनों सैंपल्स में। ओके, यहाँ पे हमने फिर ये सदर्न ब्लॉटिंग एक्सरे हमने मेंशन कर लिया है। एडवांटेजेस की बात करें तो आरएफएलपी ज़्यादा एक्यूरेट होता है पीसीआर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली साइज के बेसिस पे जो हमारा सैंपल है उसमें डीएनए का कितना साइज है उसके बेसिस पे हम ज़्यादा सैंपल जो है यूज़ करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सैंपल हम यूज़ करते हैं आरएफएलपी में। पीसीआर में हमें साइज ऑफ सैंपल कम लेना पड़ता है। तो ये एक बेनिफिट है कि हम यहाँ पे ज़्यादा सैंपल साइज यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी कंटेमिनेशन के चांसेस भी काफ़ी हद तक रेयर होते हैं। एम्प्लीफिकेशन में जो कंटेमिनेशन हो जाता है वो इस आरएफएलपी में कम नज़र आता है। तो दूसरा इसमें लिमिटेशंस भी हैं कुछ। लिमिटेशन ये है कि इन कंपैरिजन ऑफ पीसीआर, आरएफएलपी में हमें बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। ये काफ़ी कॉस्टली अप्रोच है। और वन मोर थिंग, इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए हमें स्किल्ड टेक्नीशियन की या स्किल्ड बायोटेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये इसकी सर्टेन लिमिटेशन है कि ऐसे कोई भी जो है आरएफएलपी टेक्निक को फॉलो अप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लॉट्स ऑफ प्रिकॉशन यहाँ पे हमें चाहिए होते हैं टू कंप्लीट द प्रोटोकॉल ऑफ आरएफएलपी। तो पीसीआर की बात करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम कह रहे हैं, इस नाम ही बता रहा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बहुत सारी कॉपीज जो है बनाएंगे किसकी, अपने पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए की। तो पॉलीमरेज यानी कि हम यहाँ पे डिफरेंट आपके एंजाइम्स जो है यूज करेंगे, लाइक पॉलीमरेज एंजाइम्स यूज करेंगे, और जिससे हम पॉलीमर्स बनाएंगे किसके, हमारे डीएनए सेगमेंट के। और ये एक चेन रिएक्शन होगी। चेन रिएक्शन मतलब काफी लंबे समय तक चलती रहेगी। तो नंबर ऑफ साइकिल्स जो है इसमें रिपीटेड होंगी। समझते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया कि थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बनाई एक पर्टिकुलर आपके डीएनए स्ट्रैंड की, और उसको हमने एम्पलीफाई करते हैं, बार बार बढ़ाते रहते हैं उसका नंबर पीसीआर के थ्रू। यहाँ पे शॉर्ट टेंडम रिपीट्स के हम एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, और वो हम रिपीटेड वर्जन में करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो भी सीक्वेंस मिला है डीएनए का, उसको हम यहाँ पे एम्प्लीफाई करते हैं बेसिकली।
तो यहाँ पे हम देखें तो हमें यहाँ पे सर्टेन काइंड्स ऑफ प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है फॉर एम्प्लीफिकेशन। और ये प्राइमर्स जो है स्पेसिफिक शॉर्ट सिंथेटिक डीएनए होते हैं जिनको हम खुद से डिजाइन करते हैं, खुद ही बनाते हैं। तो ऐसे सिंथेटिक डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से बने होंगे, और ये स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं, और इनके नंबर्स जो है वो वेरी करते हैं। तो वेरिएबल नंबर के ये रीजन्स होंगे, और फ्लैंक्स करेंगे ये वेरिएबल नंबर रीजन्स पूरे डीएनए टेम्पलेट में। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं डीएनए के एसटीआर सीक्वेंसेस, शॉर्ट टेंडम रिपीट सीक्वेंसेस को अपने जो भी हमारे सस्पेक्ट के जो सीक्वेंसेस मिले उनसे। ओके, तो हमें एक सैंपल मिला, उसमें हमने देखे रिपीट सीक्वेंसेस कैसे थे, और जो हमारा सस्पेक्ट है उसके रिपीट सीक्वेंसेस कैसे आ रहे हैं। अगर दोनों के रिपीट सीक्वेंसेस मैच कर जाते हैं तो आप जो सस्पेक्ट है वही क्रिमिनल है, ये कंफर्म हो जाएगा। तो इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू शॉर्ट टेंडम रिपीट्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, और फिर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स को हम एनालाइज करेंगे, या हम पहले एम्पलीफाई करेंगे पीसीआर के थ्रू। और पीसीआर में जो हमें एम्पलीफाइड शॉर्ट टेंडम रिपीट्स मिल जाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे जो सीक्वेंसेस हैं रिपीट्स के वो सिमिलर हैं क्या सस्पेक्ट के, और जो हमें सैंपल मिला है क्राइम सीन से उसके अगर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स के सीक्वेंसेस मैच करते हैं तो इट मीन्स कि सस्पेक्ट ही क्रिमिनल है। यहाँ पे हम देखें रिक्वायरमेंट फॉर पीसीआर क्या चाहिए हमें पीसीआर करने के लिए। तो हमें डीएनए सैंपल चाहिए, प्राइमर्स चाहिए, शॉर्ट सीक्वेंसेस जो है हमारे डीएनए के वो, और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए हमें डिफरेंट, पीसीआर ट्यूब चाहिए, बफर्स चाहिए, सर्टेन काइंड्स ऑफ बफर्स जो सैंपल को हमारे खराब नहीं होने देंगे और उनको होम्योस्टैटिक कंडीशन में रखेंगे। टैग पॉलीमरेज चाहिए ताकि जो पॉलीमर्स हैं वो बन सके इस एंजाइम की मदद से। और ये टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस जो है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हम यहाँ पे समझे पीसीआर की प्रोसेस वन साइकिल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पीसीआर में एम्प्लीफिकेशन करना है डीएनए का, तो ये एक साइकिल से तो होगा नहीं, इसकी लॉट्स ऑफ साइकिल्स, नियर अबाउट 30 to 80 साइकिल्स जो है ये पीसीआर के थ्रू हमें करनी होती है थर्मल साइक्लर के थ्रू। तो पीसीआर की एक साइकिल में क्या हो रहा है, हम पहले डीएनए टेम्पलेट जो है हमारा जो हमें मिला है सैंपल उसको डीनेचर करेंगे। डीनेचर करने के लिए हम स्ट्रैंड को सेपरेट करेंगे 95 डिग्री टेम्परेचर देने पर, और ये थर्मल साइक्लर में ऑलरेडी फीड होगी ये साइकिल्स। नेक्स्ट हम इसकी अनीलिंग करेंगे। अब ये जो आपके स्ट्रैंड सेपरेट हो गए इनको अनील करेंगे। अनील करने के लिए हमें क्या करना है, जो प्राइमर्स हैं हमारे, जो प्राइमर्स हैं उनको इस स्ट्रैंड से बाइंड अप करना है। तो अब ये जो प्राइमर्स हैं ये बाइंड तभी होंगे जब हम 55 डिग्री टेम्परेचर देंगे अपने डीएनए टेम्पलेट्स को, तो तब ये प्राइमर्स अनील्ड हो जाएंगे। अनीलिंग के तुरंत बाद क्या होगा, एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटेंशन मतलब अब ये जो आपका अनील्ड सेगमेंट है इसको हमें एक्सटेंड करना है ताकि ये पूरा टेम्पलेट डीएनए का हमें मिल जाए। तो ये पूरा एक्सटेंड होके हमें एक सेगमेंट ऑफ डीएनए से दो सेगमेंट ऑफ डीएनए मिल जाए। तो यहाँ एक्सटेंशन के लिए हमें टेम्परेचर देना है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान में रखेंगे टेम्परेचर इज वेरी मच प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर में ही आपकी डीनेचुरेशन, एनीलिंग या एक्सटेंशन पॉसिबल है, क्योंकि इसी टेम्परेचर में पर्टिकुलर एंजाइम्स काम करते हैं और टेम्पलेट के बायोमोलिक्यूल्स फंक्शन करते हैं। वरना ऑप्टिमम टेम्परेचर ना होने के कारण डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एडवांटेजेस की बात करें तो पीसीआर में हमें बहुत कम सैंपल चाहिए होता है, इसके थ्रू हम कम सैंपल को बढ़ा सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। दूसरा, ये कम टाइम में ही काफ़ी जल्दी फंक्शन करता है, और कॉस्टली भी ये इन कंपैरिजन ऑफ आरएफएलपी कम होता है। लिमिटेशंस ये हैं कि एक्यूरेसी आरएफएलपी की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ आर पीसीआर, और इसमें हमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि एम्प्लीफिकेशन कंटेमिनेट हो जाता है इन केस ऑफ पीसीआर, क्योंकि इसमें थर्मल साइक्लर का यूज होता है, तो उस टाइम पे भी हमें हैंडलिंग में थोड़ा ट्रबल शूटिंग फेस करनी पड़ती है इस पीसीआर से को हैंडल करने के लिए।
एप्लीकेशंस की बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो एप्लीकेशन बेसिकली फॉरेंसिक साइंस में है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सैंपल्स हैं हमारे, उनको डिटेक्ट करते हैं, और जो हमारे बायोलॉजिकल मटेरियल से हमें डीएनए सैंपल मिला है उसे हम डिटेक्ट करते हैं। तो हमने ब्लड, हेयर, सलाइवा, सीमन, बॉडी टिश्यूज से जो डीएनए आइसोलेट किया, और डीएनए आइसोलेट करने के बाद हम उसके जो भी वीएनटीआर सीक्वेंसेस हैं सस्पेक्ट के, वर्सेस जो सैंपल हमें क्राइम सीन पे मिला है, उससे जब हम मैच करते हैं, तो हमें अगर एक जैसे वीएनटीआर सीक्वेंसेस मिलते हैं सस्पेक्ट के और क्राइम सीन वाले सैंपल के, तो इट इज पॉसिबल कि वो ही क्रिमिनल हो। ओके और ये बहुत हेल्पफुल होता है क्राइम केसेस सॉल्व करने में, जैसे मर्डर, रेप और बर्गलरी, ये सारे केसेस में। नेक्स्ट हो गया पैटर्निटी और मैटरनिटी डिटर्मिनेशन। जैसे हमने देखा एनडी तिवारी जी के केस में पैटर्निटी की वही रोहित तिवारी जी के फादर हैं, ये पता करने में हमारे सबसे बड़ा रोल गया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जिसमें हमने पेरेंट के वीएनटीआर सीक्वेंसेस जो हैं वो हमेशा 50% वीएनटीआर फ्रॉम मदर, 50% वीएनटीआर आर फ्रॉम फादर। तो अगर हम देखें तो दोनों का ही हाइब्रिड वर्जन एक इंडिविजुअल के पास होता है, तो यही हाइब्रिड्स को हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पे रोहित के केस में 50% जो वीएनटीआर सीक्वेंसेस थे एनडी तिवारी जी के, वो मैच करे थे रोहित से, और 50% उनकी वाइफ से मैच करे थे। तो इस तरीके से हमने देखा पैटर्निटी और मैटरनिटी डिटर्मिनेशन में भी ये हेल्पफुल होता है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो है वो आपके यूनिवर्सल होते हैं और यूनिक होते हैं, कि हर एक के पास अपना डीएनए है यूनिवर्सल, और हर एक का डीएनए यूनिक भी है। तो इसलिए ये यूनिकनेस के कारण हम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली इसी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के थ्रू कंप्लीट डीएनए सीक्वेंसिंग करता है किसी भी इंडिविजुअल की। और ये हम अभी बायोटेक का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि हम यहाँ पे डीएनए टेक्निक्स को अप्लाई करें पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंट्स काफ़ी हद तक यूनिक होते हैं, स्पेसिफिकली वीएनटीआर सीक्वेंसेस आर क्वाइट यूनिक फॉर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। नेक्स्ट हम देखें डायग्नोसिस की बात करें, तो हेरिडिटी डिसऑर्डर्स जो हैं उनको भी डायग्नोस करने के लिए ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो काम करता है। तो अगर हम क्रॉस चेक करें कि जो आपके न्यूबॉर्न बेबी हैं उसमें कोई भी आपका डिसऑर्डर तो नहीं है, तो हम पर्टिकुलर जो भी मदर है उससे हम सैंपल ले लेंगे, तो उसके जो वूम में जो बेबी है उससे हम ब्लड या फिर उसका एमनियोटिक फ्लूइड जो है हम ले लेंगे, उनको डायग्नोज करेंगे कि उसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो किसी डिजीज कंडीशन वाले कंपोनेंट जैसा या डिजीज कंडीशन वाले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो ही नहीं शो कर रहा है। तो अगर उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिजीज जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, हंटिंगटन डिजीज, अल्जाइमर सिकनेस, इनके जैसा कुछ मैच करता है, तो इट इज़ ईजी फॉर अस कि हम वो जो भी प्रेगनेंसी है उसे डिस्कार्ड कर लें या अबॉर्ट कर लें। और ना सिर्फ डिजीज अर्लियर स्टेज में पता करने में, लेटर स्टेज में ये बेनिफिट होता है कि हम जो भी मदर का या जो भी न्यूबॉर्न है उसका जितना भी हमारा स्टेम सेल मटेरियल डिलीवरी के टाइम पे मिलता है, हम उसे कंजर्व करके रख सकें, उसे क्रायो प्रिजर्व कर लें, ताकि लेटर फेजेस में अगर कोई डिसऑर्डर नजर आए तो हम उसे प्रोटेक्ट भी कर सकें। तो इसके लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफ़ी हेल्पफुल होती है ये डिसीजन लेने में कि हमें अपना जो भी बेबी का प्लेसेंटा है वो प्रिजर्व करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ क्योर्स फॉर इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स के लिए भी ये हेल्पफुल है।